वेलकम बैक टू अर्जुनाचल वीकली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th से 16 जनवरी तक के कंबाइंड करंट अफेयर्स को। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR फॉर विच प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन जारी की है, आपको बताना है। ऑप्शंस है बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट टायर्स, प्लास्टिक वेस्ट या फिर ई वेस्ट। यदि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट टायर्स के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट लेकर आ रही है, ताकि हमारे देश में इतने सारे कंपनीज हैं और काफी सारी गाड़ियां चलती हैं, तो उनसे जो वेस्ट टायर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेस्ट टायर्स जनरेट हो रहे हैं, उनको किस तरीके से रिन्यू किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, या किस तरीके से उस वेस्ट का मैनेज किया जा सके एनवायरमेंटली सेफ मैनर में, राइट। तो इन सभी चीजों को लेके एक ड्राफ्ट रिलीज किया जाएगा जो कि इफेक्ट होगा नए फिस्कल ईयर से। इंडिया डिस्कार्ड्स अराउंड 275,000 टायर्स ईच ईयर, बट द कंट्री डज नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर दैट, राइट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाएगा ताकि हम वेस्ट टायर्स को एनवायरमेंटली सेफ मैनर में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और उन्हें मैनेज कर सके, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which state is associated with निर्भया काढ़ी कैंपेन? निर्भया काढ़ी कैंपेन ये जो है, ये उड़ीसा स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा के गंजम ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया स्टेट्स फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, यानी गंजम में अब कोई भी चाइल्ड मैरिज के केसेस नहीं देखे जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये रूल लागू हो गया है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये कैंपेन चलाया जिसका नाम है निर्भया कड़ी, यानी फियरलेस बट, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और ओवरऑल ग्रोथ के साथ वो अपने लाइफ में अपने एम्स को अचीव कर सके, लाइफ में कुछ कर सके, राइट। थ्रू द कैंपेन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन has counseled over 1 lakh teenagers and stopped over 450 child marriages। तो ना ही गंजम ने सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा किया, बल्कि कई दूर दराज के इलाकों में जाकर भी लोगों को अवेयर किया कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। दे इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्टेप्स लाइक प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर इन्फॉर्मिंग चाइल्ड मैरिजेस, मेकिंग आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर मैरिजेस एक्सेट्रा, ताकि अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि अगर आप हमें बताओगे कि आपके गांव में या आपके शहर में कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो आपको ये न्यूज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए 1000 रुपीज का गिफ्ट दिया जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग उस 1000 के लालच में आके इन्फॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, इससे लोगों का भी भला होगा और चाइल्ड मैरिज के केसेस को भी स्टॉप किया जा सकता है। आधार को मैंडेटरी करेंगे, तो जैसे ही आधार कार्ड का एंट्री किया जाएगा शादी से पहले, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाएगा कि बच्चा या लड़की किस एज की है, राइट। Now come to the question number 3. Which state launched the Student Startup and Innovation Policy SSIP 2.0? The answer is option number B, गुजरात। गुजरात ने लॉन्च किया है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। वहां के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, जिन्होंने इसे लॉन्च किया। इस इनोवेशन पॉलिसी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लॉन्च किया गया है और इसका एम है स्कूल स्टूडेंट्स जो कि इनोवेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। ये अगले 5 सालों तक कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट किया जाएगा, मार्च 2027 तक। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, पहले 200 करोड़ रुपीस का ये फंड रखा गया था और अब 500 करोड़ रुपीस का फंड रखा गया है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जो कि स्कूल स्टूडेंट को दिया जा रहा है। फोकस कीजिए आप, स्टेटमेंट जब एग्जाम में आते हैं तो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट ऐसा भी लिख दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 ये स्कूल स्टूडेंट्स को इनोवेशन के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओलाफ कोल्स is a recently appointed head of which country? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट की सिचुएशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आंसर है हमारा नन अदर देन जर्मनी।
जर्मनी के नए हेड बने हैं ओलाफ स्कोल्स, जो कि चांसलर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं दिसंबर 2021 में, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके साथ डिस्कशन किया जर्मन काउंटरपार्ट के साथ और उन्हें कांग्रेचुलेट किया इस अपॉइंटमेंट के लिए. Right? They reviewed the capacities of ongoing cooperation initiatives, including investment and trade links. They also discussed to diversify cooperation and exchanges in new areas because India और Germany की हमेशा से ही अच्छी दोस्ती रही है. राइट तो यहाँ पर आपको एक चीज पे फोकस करना है कि इनसे पहले जर्मनी की जो चांसलर थी वो थी एंजेला मर्केल. एंजेला मर्केल जो चांसलर थी जर्मनी की, वो पहली फीमेल चांसलर बनी वहां पर, और सबसे लंबा टेन्योर उनका रहा है 16 इयर्स 16 डेज का. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 इयर्स तो यहाँ पर फिक्स है, डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 16 इयर्स का उनका सबसे लंबा टेन्योर रहा है एंजेला मर्केल का, जो कि पहली फीमेल चांसलर थी जर्मनी की. तो ये फैक्ट आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. राइट नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Which union ministry implements the उजाला प्रोग्राम? उजाला प्रोग्राम इसे इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, क्योंकि उजाला से मतलब है रोशनी, और रोशनी किससे होती है आज के टाइम पे? लाइट से. राइट तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए. तो पावर मिनिस्ट्री सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 years ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एलईडी लाइट्स अंडर इट्स फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम. तो उजाला प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था एलईडी लाइट्स को कम से कम रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि हर घर एलईडी लाइट्स को अफोर्ड कर सके. Right? It is one of the world's largest zero subsidy domestic lighting program with more than 36 core LEDs distributed across 36 करोड़ LEDs distributed across the country. तो 36 करोड़ एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है ये. अगर बात करें हम LED की, तो ऑलमोस्ट हर घर में रोशनी पहुंचाने का काम किया है इस फ्लैगशिप प्रोग्राम ने. लॉन्च कब किया गया था? 2015 में. रिमेंबर द डेट, 2015 में इसे लॉन्च किया गया, और इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल. रिमेंबर, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, दैट इज उजाला. इससे क्या होगा? LED बल्ब्स की रिटेल प्राइस भी रिड्यूस हुई और CO2 के एमिशंस को भी काफी हद तक कंट्रोल किया गया है. जो ट्रेडिशनल बल्ब हम पहले लगाते थे उससे निजात पाने के लिए LED आया, जिससे पावर काफी कम यूज होता है और CO2 का एमिशन भी कंट्रोल रहता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. The Special Protection Group Act 1988 was passed to provide security to whom? The answer is option number B, Prime Ministers and former Prime Minister. इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 पास किया गया था पार्लियामेंट में आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ 31 अक्टूबर को, उसके बाद ये एक्ट पास किया गया था 1988 में, ताकि प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए प्राइम मिनिस्टर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को, और इसी के साथ उनकी इमीडिएट फैमिलीज को भी. राइट इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज, एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड. राइट तो उनकी फैमिलीज को कब प्रोटेक्शन दी गई? जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब उस समय वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे नहीं थे, फिर भी उनकी हत्या करा दी गई. तो इसीलिए इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया कि भाई सिर्फ तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि जो पहले रह चुके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें और उनकी फैमिली को भी सिक्योरिटी की काफी ज्यादा जरूरत है. तो ऐसे में इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया था. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Olympics are the competitions held for persons with disabilities in which field? The answer is option number C. स्किल डेमोन्स्ट्रेशन में जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए ओलंपिक्स टर्म का यूज किया जाता है. जैसे ओलंपिक्स होते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, पैरालंपिक्स होते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, उस तरह ओलंपिक्स होते हैं जिसमें कोई खेल कूद नहीं खेलना है, बल्कि अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करना है.
जैसे कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते कई बार वो अपने पैरों से पेंटिंग कर लेते हैं, किसी के पैर नहीं होते तो वो हाथों से बहुत कुछ कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे लोग जिनके पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, अलग तरीके से वो स्किल्ड है, उनके लिए एबिलम्पिक्स वर्ड का यूज किया जाता है। ये एक स्किल डेमोन्स्ट्रेशन है बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इंडिया स्किल 2021 में 3 नई स्किल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, योगा, शू मेकिंग एंड गारमेंट मेकिंग। Let's move towards the question number 8. Hyderabad Declaration, which was seen in the news, is associated with. The answer is option number B, e-governance. E-governance से associated है Hyderabad Declaration. Department of Administrative Reforms and Public Grievance, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ कोलैबोरेट किया और ऑर्गेनाइज किया 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हैदराबाद में। थीम क्या थी इस साल? इंडियाज डेकेड, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जो कि हैदराबाद डिक्लेरेशन के नाम से जानी जाएगी, राइट। तो आपको इसकी थीम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियाज डेकेड, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और हैदराबाद डिक्लेरेशन कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रेजेंट का ही है, राइट, करंट अफेयर्स है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, क्योंकि हैदराबाद उन सिटीज में से एक है जहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हब एस्टेब्लिश किए गए हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. संजय लेक is a wetland located in which state or union territory? The answer is option number B, New Delhi. न्यू दिल्ली में है संजय लेक। Asian Waterworld Census is being carried out across 7 wetlands in the National Capital Region, Hastinapur Wildlife Sanctuary, Dhanori and Surajpur wetlands in Greater Noida, Delhi Zoo and Sanjay Lake, ओखला बर्ड सेंचुरी, नजफगढ़ झील एंड यमुना रिवर, इन 7 वेटलैंड्स। अब देखिए आपको यहाँ पर ये 7 वेटलैंड्स याद हो जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वेटलैंड, तो अगर इन 7 में से कोई ऑप्शन है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये 7 तो वेटलैंड साइट्स है, राइट, जो कि आपको दिल्ली एरिया के आसपास नजर आएंगी, दिल्ली एनसीआर में नजर आएंगी। Census recorded only 13 species in the Sanjay Lake, down from 17 species recorded from 2019 to 21, जिनमें से 2 माइग्रेटरी स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं, जिनका नाम है ग्रेट कॉर्मोरेंट, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेट करती है, एंड यूरेशियन कूट, जो कि टेम्परेट एशिया से माइग्रेट करके आती है। ये इमेज है संजय वेटलैंड का। अब आपको समझना होगा वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड एक तरीके से एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन इन द सेंस, अगर यहाँ पे कोई लैंड पार्ट है, यहाँ पे कोई वाटर पार्ट है, और अगर दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, दैट मीन्स यहाँ पे एकदम से ड्राई लैंड भी नहीं है, एकदम से कोई नदी या झील भी नहीं है, बट एक ट्रांजिशन जोन है जहां पे थोड़ा लैंड पार्ट भी है और थोड़ा वाटर भी है, दैट इज जस्ट लाइक अ मार्शी एरिया, जस्ट लाइक वहां पे लैंड पे वाटर मिक्स हो रहा है, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, ऐसी जगह पे वेटलैंड्स बन जाते हैं। वेट यानी कि गीला, लैंड यानी कि धरती, राइट। तो वो ना ही पूरी तरीके से ड्राई लैंड है और ना ही पूरी तरीके से कोई वाटर बॉडी है। तो वेटलैंड जो होते हैं इनका कंजर्वेशन काफी जरूरी है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन में जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वहां पे जो स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी फ्लोरा एंड फौना की, वो एज कंपेयर टू द लैंड और वाटर ज्यादा होंगी, और कुछ अलग स्पीसीज वहां पे देखने को मिलेंगी जो दूसरी जगह में हमें नहीं नजर आती हैं। तो ऐसे में उनका कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब इनके कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया? इनके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था इटली के एक शहर रामसर में 1971 में। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइट्स ये 1971 में हुआ, और एक लिस्ट बनाई गई कि दुनिया भर में कौन से वेटलैंड्स हैं जिन्हें हमें कंजर्व करने की जरूरत है, साथ ही साथ भारत में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, ये सारी चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। और जो लिस्ट बनाई गई उसे कहा गया मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड
याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है और ये है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो कि वेटलैंड साइट से रिलेटेड है, सो रिमेंबर दिस थिंग, राइट? Now come to the question number 10. Which group of countries participate in Sea Dragon 22 military exercise? The answer is option number A. Indo-Pacific countries ने participate किया है Sea Dragon 2022 military exercise में, और इसमें जो कंट्री शामिल थी वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया। ये एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है जो कि पैसिफिक ओशन में हुई। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सी ड्रैगन किस ओशन में हुआ, तो पैसिफिक ओशन में, रिमेंबर दिस थिंग। 6 इंडो पैसिफिक नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये क्वाड ग्रुप की भी मेंबर है, यू शुड नो दैट, राइट? तो क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं ये। इन्होंने मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था। Now come to the question number 11. The new Jan Shatabdi Express inaugurated between Agartala and Jiribam connects Tripura with which state? तो यहां पर आपको पता है कि त्रिपुरा के किस स्टेट, त्रिपुरा विथ विच स्टेट, तो किसको कनेक्ट कर रहा है? मणिपुर। त्रिपुरा और मणिपुर को ये कनेक्ट करेगा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, तो यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया कि भाई त्रिपुरा है, अगरतला है, लेकिन जिरीबम कहाँ पर है ये आपको याद होना चाहिए। तो जिरीबम मणिपुर में है, और जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है ये अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया इसे। अगरतला और जिरीबम को ये कनेक्ट करेगा, जो कि अगरतला त्रिपुरा में है और मणिपुर में है जिरीबम। Now question number 12. Wolf volcano, which was seen in the news, is the highest peak in which island group? जब भी कोई आइलैंड न्यूज में होता है तो प्रोबेबली वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ओशन में वो लोकेटेड है या किस कॉन्टिनेंट का उस पे डोमिनेंस है। इस तरह की चीजें कई बार पूछ ली जाती है, राइट? तो यहाँ पर जो वोल्फ वॉल्केनो है ये हाईएस्ट पीक है गैलापागोस आइलैंड की। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से नजर आता है वोल्फ वॉल्केनो। ये एक वॉल्केनिक पीक है, राइट? इसे माउंट विटन के नाम से भी जाना जाता है। रिमेंबर, माउंट विटन गैलापागोस आइलैंड में है जो कि पैसिफिक ओशन में आता है। लोकेशन के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये आपका साउथ अमेरिका है और ये है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर का ही पार्ट है गैलापागोस आइलैंड जो कि इक्वाडोर से कुछ ही दूरी पर पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। यहाँ पर ये आपका साउथ अमेरिका है। अगर आप थोड़ा और इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको पनामा नजर आएगा और यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका नजर आएगा, राइट? तो ये पैसिफिक ओशन में है, ये चीज आपको याद रखना है। द वॉल्केनिक माउंटेन रिसेंटली इरप्टेड, अभी इसमें इरप्शन हुआ, स्पीविंग लावा एंड क्लाउड्स ऑफ एश ओवर द पैसिफिक ओशन। द क्लाउड ऑफ गैस एंड एश फ्रॉम वोल्फ वॉल्केनो रोज टू 3793 मीटर्स। इतनी ऊपर तक यहाँ से जो धुआं निकला, जो गैसेस निकली, वो काफी ऊंचाई तक सी लेवल से जमा हो गई और दूर से ही एक धुआरा नजर आ रहा था यहाँ पे, राइट? तो ये इक्वाडोर का ही पार्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. भरत सुब्रमण्यम who was seen in the news is associated with which sports? भरत सुब्रमण्यम ये 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभी इन्होंने फाइनली इटली में जो इवेंट हुआ उसमें जीत हासिल की है। He also touched the requisite 2500 ELO mark, right? Fellow Indian player M.R. Lalit Babu emerged winner in the tournament, winning the title. Mitrabha Guha had become country's 72nd Grandmaster in November last. तो 72nd Grandmaster कौन थे? मित्रभा गुहा। 73rd बने हैं भरत सुब्रमण्यम। ये 14 साल के हैं महज और इन्होंने चेस में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। Now come to the question number 14. UNESCO agreed to publish descriptions of India's UNESCO World Heritage Sites on its website in which language? यूनेस्को ने एग्री किया कि हम इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को में लिस्टेड, उन्हें हिंदी में डिपिक्ट करेंगे यूनेस्को की वेबसाइट पर। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी जो भाषा है उसको ग्लोबल लेवल पे पहचान दिलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने डिसाइड किया वर्ल्ड हिंदी डे के अवसर पर, जो कि 10th जनवरी को पूरे ही विश्व में मनाया जाता है, राइट? वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी को होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? Now come to the question number 15. India set a bilateral target of
$50 बिलियन बिफोर 2030 विथ विच कंट्री? इंडिया ने टारगेट रखा है कि साउथ कोरिया के साथ $50 बिलियन का ट्रेड टारगेट कंप्लीट करेगा 2030 तक भारत और साउथ कोरिया के जो टारगेट्स है, जो ट्रेड बैलेंस है, वो सरप्लस में है, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंडिया साउथ कोरिया को और इंपोर्ट थोड़ा कम करता है। लेकिन फिलहाल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2021 में साउथ कोरिया का एक्सपोर्ट जो है इंडिया में वो 38.5% बढ़ा है, लगभग 7.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और जो इंपोर्ट्स है वो बढ़े हैं लगभग 37.4%, 3.6 बिलियन यूएस डॉलर जिसकी वैल्यू है। राइट, तो ट्रेड सरप्लस है हमारा साउथ कोरिया के साथ। इंडिया और साउथ कोरिया के पिछले कुछ सालों से ही काफी स्ट्रॉन्ग टाइज रहे हैं। कोरियन फर्म्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कॉटन इंडिया से परचेज करती हैं, हैंडीक्राफ्ट परचेज करती हैं, और इंडिया वहां से कोरियन फूड प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स, टॉयज वगैरह को इंपोर्ट करता है। तो दोनों ही साइड से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया फाइनेंशियल ईयर 20 में भी और 21 में भी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. National Innovation Week is organized in which month in India? नेशनल इनोवेशन वीक ये जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 10 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE ने मिलकर, राइट, इसके तहत काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि इनोवेशन के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप को हाईलाइट किया जा सके। ई-सिम्पोजियम ऑन बिल्डिंग इनोवेशन इकोसिस्टम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हेल्ड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। Let's move towards question number 17. Darwaza gas crater, also known as gateway to hell, is located in which country? Very most important question this is. इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ज्योग्राफी में पूछ लिए जाते हैं जो कि लोकेशन बेस्ड होते हैं। तो गेटवे टू हेल या दरवाजा गैस क्रेटर ये तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है। क्या है ये देखिए, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये एक गड्ढा है जिसमें से कंटिन्यूअसली आग निकल रही है। आप सभी जानते हैं कि अर्थ की क्रस्ट, सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो लिथोस्फीयर है, और जो कि क्रस्ट का पार्ट है, क्रस्ट के बाद जब हम और नीचे जाएंगे तो मेंटल होता है जिसमें मोल्टन मैग्मा होता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही सीन बन रहा है, आपको क्रस्ट में ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आग आपको नजर आ रही है और इसीलिए इसका नाम गेटवे टू हेल रखा गया है। ये एक नेचुरल गैस क्रेटर है और वो नेचुरल गैस कंटिन्यूअसली चल रही है। काराकुम डेजर्ट में लोकेटेड है ये, जो कि 260 किलोमीटर है आशगाबद से। आशगाबद क्या है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। लास्ट 50 ईयर से कंटिन्यूअसली जल रहा है और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट जो है गुरबांगुली, इन्होंने कहा कि अब हमें कोई ऐसी मेथड ढूंढनी होगी ताकि हम इस फायर को एक्सटिंग्विश कर सके, बंद कर सके। अगर ये आग इसी तरह से जलती रही तो काफी सारे नुकसान इसके आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। Let's move towards the question number 18. Western disturbance, which was seen in the news recently, is associated with. Western disturbances काफी important phenomenon है इंडिया के क्लाइमेट में अगर हम बात करें, और जब भी हम इंडियन मॉनसून को पढ़ते हैं तो उस समय हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये मीटेरोलॉजी का एक फिनोमिनन है। मीटेरोलॉजी में मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है। अब ये क्या है एग्जैक्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है। इमेज में आप देखेंगे, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। यहाँ पर इंडिया है, ये पाकिस्तान, ईरान, ये कैस्पियन सी है। यहाँ पर आप देखेंगे मेडिटेरियन सी है जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको नजर आएगा, राइट? यूरोप अरेबियन पेनिनसुला के बीच में नजर आएगा। यहाँ मेडिटेरियन सी में हाई प्रेशर डेवलप होता है। हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से विंड्स क्या करती हैं? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती हैं, राइट? यहाँ पर इंडिया में लो प्रेशर की कंडीशन होती है एज कंपेयर टू द मेडिटेरियन सी, और ये जनरली विंटर्स में ये फिनोमिनन देखने को मिलता है, दिसंबर जनवरी के मंथ में। तो यहाँ से हवाएं चलना शुरू होती हैं और वो कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में। जब वो यहाँ पे आती हैं तो यहाँ उन्हें हिमालय एक बैरियर के फॉर्म में नजर आता है। जब हिमालय बैरियर के फॉर्म में नजर आता है तो ये हवाएं यहीं की यहीं टर्न हो जाती हैं और एक सर्कुलर विल बना लेती हैं जो हमें साइक्लोन्स की तरह नजर आते हैं, राइट? तो ये जो साइक्लोन की तरह आपको नजर आने वाली चीज है,
इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये जो साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, यहाँ पे नॉर्दर्ली ड्राई विंड्स भी अट्रैक्ट होने लगती हैं एक्सट्रीम लो प्रेशर की वजह से, और इस वजह से यहाँ काफी बारिश देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय काफी सारे स्टेट्स में अलर्ट है कि आने वाले 2 से 3 दिन में काफी भारी बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, कई जगह पे बर्फ भी गिर रही है जो हमारे नॉर्थ और सेंट्रल स्टेट्स हैं इंडिया के। तो ये सभी जो इम्पैक्ट्स हैं ये हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि इंडिया के वेस्ट से ये विंड्स आ रही हैं और वेस्टर्न पार्ट में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। Let's move towards the question number 19. The Indian Council of Historical Research (ICHR) is an autonomous body under which Union Ministry ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है और एजुकेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी न्यूज क्या है? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, और आगे जब तक ऑर्डर नहीं आते हैं तब तक ये चेयरमैन रहेंगे ICHR के। ये है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी। Come to the question number 20. What species is red sanders seen in the news recently? Red sanders ये एक ट्री है। कौन सा ट्री है? लाल चंदन, यानी रेड सैंडलवुड को ही रेड सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। अभी फिलहाल एक नई मूवी बहुत ज्यादा चल रही है जिसका नाम है पुष्पा। तो पुष्पा जो मूवी है बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से रेड सैंडलवुड की इलीगल तस्करी की जाती है, इलीगल ट्रेड किया जाता है, उसे जंगलों से चुराया जाता है काट के ड्वेलर्स के द्वारा ही, और उसे बाहर दूसरे डीलर्स को ट्रांसफर किया जाता है या बेचा जाता है। तो रेड सैंडर्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स में काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें वापस से क्लासिफाई कर दिया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी रेड सैंडर्ड अब भारत में एंडेंजर्ड है, जो कि ईस्टर्न घाट्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट में रखा है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ये चित्तूर, कडप्पा, नादियाल, नेल्लोर, परगासम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में भी एंडेंजर्ड ही है, राइट। एक समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में ये हुआ करती थी, काफी इंपॉर्टेंट होता है रेड सैंडलवुड, काफी सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। The last question here is 21st. Ebonia, which was seen in the news recently, is a similar version of Ramayana found in which country? The answer is option number B, मेडागास्कर। मेडागास्कर में बिल्कुल एक ऐसी स्टोरी बुक मिली है जिसकी स्टोरी पढ़ के लगता है कि हम रामायण को ही पढ़ रहे हैं। इबोनिया नाम की जो बुक है, इसमें इंडियन पोएट और डिप्लोमेट अभय के, इन्होंने इसे ढूंढा, और ये जो है बुक बिल्कुल इंडियन एपिक रामायण की तरह रिजेंबल कर रही थी। ये जो पोएम है मेडागास्कर की ही एक स्टोरी है जिसमें एक स्ट्रगल बताया गया और एक हीरो था जिसका नाम था इबोनिया। इसमें बताया कि his betrothed wife रामपेला was abducted by रावतो in similar lines with रामायण। जिस तरीके से सीता जी के साथ जो भी घटनाएं हुई उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है। There are over 300 similar words between Sanskrit as the Malagasy language, और संस्कृत और मालागासी काफी सिमिलर है। तो जो अभय के, जो कि डिप्लोमेट और इंडियन पोएट हैं, इन्होंने काफी सारी सिमिलैरिटीज निकालने की कोशिश की, देखा कि स्टोरी बिल्कुल उसी तरीके से मिलती है। तो यू हैव टू रिमेंबर इबोनिया पूछा जा सकता है कि किससे एसोसिएटेड है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किससे रिसेंबल करती है, तो रामायण से रिसेंबल करती है ये, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनेचुरल।